चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, कोई मसला नहीं। क्रिमिनोलॉजी की डेमो क्लास में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। कुछ बच्चे यहाँ पे हैं ऐसे जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं इंग्लिश की क्लास, सो दे नो मी वेरी वेल। लेकिन जो नहीं जानते, माय नेम इज महक मजीद और मैं बेसिकली मुरीद से बिलोंग करती हूँ और अप्रोक्सीमेटली मुझे 2 इयर्स हो गए हैं। इंडिविजुअल मेंटोरशिप भी करती हूँ और सीएसएस के स्टूडेंट्स को इस तरह से भी पढ़ाती हूँ ना, क्लास फॉर्म या ग्रुप फॉर्म भी पढ़ा देती हूँ। अकेडमीज में भी पढ़ाया हुआ है और पर्सनली वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस भी अपने मैंने देनी स्टार्ट कर दी हैं। सो हेयर वी ऑल विद सीएसएस मरकज, ये एक बहुत 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 अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए। हम सब ने बहुत ज्यादा रीजनेबल फी में, यानी आप समझ लो कि हाफ फी में, हाफ से भी कम फी में आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स अरेंज किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कंपलसरी जो है उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं। उनका सेकंड बैच इन ऑप्शनल्स के बाद स्टार्ट कर देंगे और अब हमारे ऑप्शनल्स की बारी है। अच्छा बच्चे, जब आप लोग क्रिमिनोलॉजी वर्ड सुनते हो, आपको पता है क्रिमिनोलॉजी में मार्क्स स्कोर करना कितना आसान तरीन काम है। ऑप्शनल्स हमेशा मार्क्स स्कोर करने के लिए होते हैं, कंपलसरी बेटा आपने बस पास करने होते हैं। सीएसएस में ऐसे का पेपर उठा के देख लो, 40 इससे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, 5 6 7, या कोई इक्का दुक्का बच्चा होगा जो 50 60 क्रॉस कर जाता है। कंपलसरी बेटा आपने कोशिश करनी होती है। बच्चों की बड़ी गलतफहमी होती है सिर्फ ऐसे मरवाता है, नहीं, कंपलसरी आपके 6 के 6 खतरनाक है। इवन इस्लामियात भी बड़ी रेशियो है बच्चों की जो इस्लामियात में भी फेल हो जाते हैं। हर पेपर को अटेम्प्ट करने की एक अपनी टेक्निक होती है, एक अपना स्किल होता है, एक अपनी ट्रिक होती है। हमारे पास नॉलेज बड़ा कमाल का होता है, हमने बड़े रिसर्च पेपर पढ़े होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से उसको एवेलुएट करवाया होता है, लेकिन हम लोग फंसते पता है कहाँ पे हैं? हम लोगों को लिखना नहीं आता होता, मटेरियल को पेपर पे उतारना कैसे है। एग्जामिनर ने आपसे जुबानी थोड़ी सुनना है कि बताओ तुम्हारे पास कितना डेटा करना है, कि अच्छा इसको कितना आता है, कितना अच्छा प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बात होती है क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्किल्स की। ये जो मेरा बेटा आपका सेशन होगा ना सीएसएस मरकज के साथ, इसमें होगा कि हर सैटरडे के सैटरडे आपका टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। उस टेस्ट में आप क्या किया करोगे, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करोगे, उसमें आपकी लेंथ चेकिंग होगी, आपके फैक्ट्स एंड फिगर चेक होंगे, आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ डेटा चेक होगा, इवन आपकी राइटिंग प्रेजेंटेशन सब कुछ चेक होगी। मेरे सेशंस का ये कोर पार्ट होता है कि मैं हर वीक सैटरडे को टेस्ट रखती हूँ और उसको वैल्यूएट करती हूँ, ताकि मुझे भी पता चले मेरा स्टूडेंट कौन सा कैसा है। और इंडिविजुअली मैं सबको डील करती हूँ, जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैं जो बात कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। क्रिमिनोलॉजी की हम बात करते हैं बच्चे, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। बहुत इजी ऑप्शनल है आपका, बहुत इजी ऑप्शनल है। ऑप्शनल्स बेटा, ऑप्शनल्स की सारी गेम है। ऑप्शनल्स हमेशा वो रखो जो आप लोग कॉन्सेप्चुअली लिख सकते हो, आप लोगों को पता होता है। अब देखो, आपको क्राइम के बारे में क्या नहीं पता, क्रिमिनोलॉजी क्या होता है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, क्रिमिन निकला है क्राइम से, क्राइम्स की स्टडी। आप अपनी जिंदगी उठा दो, पाकिस्तान को देख लो, अपनी कंट्री को देख लो, आप अपने इर्द गिर्द देख लो, आपके इर्द गिर्द मर्डर्स नहीं होते हैं, चोरियां नहीं होती हैं, फिजिकल अब्यूज नहीं होता है, ड्रग स्मगलिंग नहीं होती है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर इन सब चीजों का आप पे कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? हमें पता है हम पे क्या असर पड़ता है, हम कितने खौफजदा हो जाते हैं। ये सारी चीजें जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है ना अबाउट क्राइम्स, ठीक है, अबाउट क्राइम्स और जिस तरह से उसको कोप अप किया जाता है, इन सबको अपने आसान वर्डिंग में लिखना ही क्रिमिनोलॉजी है। हर ऑप्शनल आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उसमें 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर लो बहुत आराम से, और क्रिमिनोलॉजी इज वन ऑफ देम। आप इसमें बेटे 85 प्लस भी जा सकते हो। क्रिमिनोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करने का कुछ तरीका होता है, वो भी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं आपको भी बताती हूँ। देखते हैं सिलेबस किस तरह से डिवाइड है। आपको बेटा 4 सेक्शन आते हैं, ठीक है। 4 सेक्शन में से आपने 4 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं ना, इन 4 सेक्शन में से आपको
क्वेश्चंस आते हैं दो दो, उन दो में से आपने एक एक सवाल अटेम्प्ट करना होता है, जो आपका होता है 25 मार्क्स का। इंट्रोडक्शन की बात करता है सबसे पहले, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है, क्रिमिनलिटी और क्रिमिनल बिहेवियर। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये बहुत बार आया है पास पेपर्स में। हम लोग पास पेपर्स को भी साथ साथ लाजमी डिस्कस करेंगे, और एंड पे जो आपका मॉक होगा वो मैं कोई आपको अच्छा सा पास पेपर ही उठा कर दूंगी। उसके बाद देखते हैं इसके सिलेबस में क्या, अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी में स्कोप आ जाता है, मीनिंग आ जाता है, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल एज अ सोशल प्रॉब्लम, डेविएंस क्या है, सिन वर्सेस वाइस क्या होता है, इवल, नॉर्म्स, वैल्यूज, सिक्योरिटी, ये सब क्या चीजें हैं, क्राइम और क्रिमिनल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ से बेसिक जो है ना क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस वो स्टार्ट होता है। क्रिमिनल्स की टाइप्स होती हैं, ओकेजनल क्रिमिनल्स, हैबिचुअल क्रिमिनल्स, प्रोफेशनल, व्हाइट कॉलर क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, कॉर्पोरेट क्राइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनमें प्रोफेशनल क्रिमिनल और व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा बार आपके पास पेपर्स में आ चुका है। क्राइम एंड क्रिमिनलिटी बेटा, इसमें हम लोग बायोलॉजिकल थीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत मजे की हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और इसमें आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हो। जो बायोलॉजिकल थीरीज हैं, इसमें आप लोग जब ड्रॉ करोगे, ग्राफ्स बनाओगे, जो मैं आपको सिखाऊंगी, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। वो बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है इनको करने का। सेक्शन 2 में देखते हैं, हर साल अप्रोक्सीमेटली आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। आप अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में इसको देखते हो, जो छोटे बच्चे क्राइम्स कर लेते हैं, डर के मारे, उन्हें समझ नहीं आती, ठीक है, निकलते हैं चोरी करने, डर जाते हैं तो क्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, खुद को बचाने के लिए शूट कर देते हैं, ठीक है। 18 ईयर्स के बच्चे, जिन्हें समझ नहीं आती, अभी इतने सेंसिबल नहीं होते, लेकिन उनके हाथों कोई बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है। फिर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को पढ़ेंगे हम, फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पढ़ते हैं हम, कि किस तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो सारा प्रोसीड होता है। फिर प्रोबेशन, पैरोल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इनको ना छुट्टी मिल जाती है, या इनको किस तरह से फिर रिहेबिलिटेट किया जाता है, वो कौन से रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। उसके बाद बेटा सेक्शन जो हमारे पास 3 है, इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे सेक्शन में से आराम से सवाल आ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन की जो टेक्निक्स हैं, उनके ऊपर नोट लिखें, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं, क्या तरीकेकार है, किस किस तरह से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये सारी जो है स्टेप्स हम इनको पढ़ेंगे। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन होती है, डेटाबेस होती है, इंटेलिजेंस होती है, मैनुअल होती है, ठीक है। ये सारा पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। उसके बाद इसमें आ जाता है जो क्या है, क्रिमिनल जस्टिस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे कभी कभार आ जाता है, ठीक है, कभी कभार आ जाता है, लेकिन आता है, इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल हो गई, इस पे अक्सर आया हुआ है। यूनिसेफ पे कभी कभी आ जाता है, इंटरपोल पे वो ज्यादा, बहुत ज्यादा बार जो पास पेपर्स में रिपीट हुआ वो इंटरपोल है, लेकिन हम लोग सारा करेंगे। उसके बाद जो आपके पास बेटा लास्ट सेक्शन है, उसमें आ जाता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन कंटेम्परेरी क्रिमिनोलॉजी, जैसे टेररिज्म, रेडिशलिज्म, ठीक है। उसके बाद आपका क्राइम और वही क्रिमिनल जस्टिस से ऊपर ही आपका कवर हो जाएगा। ये इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, ये क्या करते हैं बेटा, क्राइम्स को कॉप अप करते हैं, उनसे लड़ते हैं। फिर जेंडर एंड क्राइम इन अर्बन एंड रूरल पाकिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्राइम एंड अर्बनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग, इस पे सवाल आ जाता है, साइबर क्राइम पे सवाल आ जाता है। नैब का रोल क्या है, एफआईए का रोल क्या है, ये दो बहुत ज्यादा पास पेपर्स में रिपीट हुए हुए हैं। सिलेबस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सारी बेसिक चीजें हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं। क्रिमिनोलॉजी का जब हम लोग नाम सुनते हैं, हमको लगता है कि भाई हमें कोई लॉ जो है सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, पूरी पूरी स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। क्राइम्स, जस्ट क्राइम से रिलेटेड है क्रिमिनोलॉजी। इसमें हम बहुत कुछ खुद से लिख सकते हैं, बहुत कुछ, और उसके मार्क्स मिलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, क्रिमिनोलॉजी के पेपर में आप जितना भी अच्छा सेल्फ राइटिंग कर लो, जितनी मर्जी शीट्स लगा लो, आपको कभी भी अच्छे वाले पासिंग मार्क्स नहीं मिलेंगे तब तक जब तक आप उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड नहीं करते। आपका पेपर बाकी पेपर से यूनिक होना चाहिए, क्वांटिटेटिव,
और क्वालिटेटिव यानी क्वांटिटेटिव के साथ साथ आपका डाटा जो है क्वालिटेटिव भी होना चाहिए। क्वालिटी मटेरियल ऐड करो, एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करो, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ऐड करो। डेटा बताओ, पाकिस्तान का बताओ, इंटरनेशनल बताओ, भाई पाकिस्तान में इस क्राइम का क्या रेट है, इंटरनेशनल कंट्रीज में इस क्राइम का क्या रेट है। इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं, यूएनओ की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, यूएन की रिपोर्ट जितनी भी हैं या उस क्राइम से रिलेटेड रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, आप उनका डेटा इसमें क्या करो, ऐड करो, उससे आपको मार्क्स मिलते हैं। आपका पेपर ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है कि हाँ ये जो बच्चा है ना, और ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, आपका पेपर अटेम्प्ट किस तरह से हुआ है बच्चे, ये आपकी मार्क्स गेनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने बड़ा अच्छा लिखा, फॉर एग्जांपल आपको आ गया है व्हाइट कॉलर क्राइम्स के ऊपर सवाल, आपने बड़ा अच्छा लिखा, भाई ये टाइप्स होती हैं, ऐसे ऐसे होता है, ये इसकी ब्रांचेज हैं, इस तरह से ये होता है, ठीक है, इस तरह के पर्सन इससे करते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपने उसमें कोई फैक्ट एंड फिगर ही ऐड नहीं किया कि ग्लोबल रिपोर्ट में इतने परसेंट व्हाइट कॉलर क्राइम्स है, पाकिस्तान में इतने परसेंट होते हैं, तो तब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्रिमिनोलॉजी में मार्क्स ज्यादा लेना भी बड़ा आसान काम है और फेल होना भी बड़ा आसान काम है। ऑप्शनल्स बेटा, आपके जितने भी ऑप्शनल्स है ना, ये सूल अपने दिमाग में बिठा लो, जब तक इनमें प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड नहीं करोगे, ये आपको हाई स्कोर नहीं देंगे। अगर इसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर ऐड करोगे तो 80 प्लस बड़े आराम से चले जाओगे। मैं आपको जो जो क्वेश्चन प्रिपेयर कराऊंगी, सिलेबस हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको देना मेरी जिम्मेदारी। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको ग्लोबल रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको सर्वेज नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, वो मेरा काम है। आपको न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अभी जो आज का आपका डेमो लेक्चर है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करते हैं, न्यूज़पेपर्स को कैसे ऐड करते हैं, फिर रिपोर्ट्स को कैसे ऐड करते हैं, सर्वेज को कैसे ऐड करते हैं। ये देखो जरा, यहाँ पे जो 3 वाली आपकी बेटा हेडिंग है, क्राइम एंड क्रिमिनल्स, इसमें जो तीसरा है प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, आज हम इनको पढ़ेंगे। इस पे बहुत बार बच्चे पेपर में सवाल आया हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाइट कॉलर क्राइम्स और ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, ये आ जाते हैं, बाकी भी आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा जो रिपीट हुए हुए हैं ना, वो ये है। आज हम बात करते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स कौन होते हैं। डेफिनेशन देखते हैं भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल क्रिमिनल, या व्हाट इज अ प्रोफेशनल क्रिमिनल। Professional criminal is a popular name for a person who has made crime his or her livelihood. यानी प्रोफेशनल का मतलब क्या है, वो चीज जो आप एज अ प्रोफेशन कर रहे हो। एक होता है क्रिमिनल, क्रिमिनल कौन होता है बेटा, जो जुर्म जुर्म करता है, ठीक है, लेकिन एक होता है प्रोफेशनल क्रिमिनल। एक बंदा है, उसने लॉ के अगेंस्ट कोई भी एक्शन किया है, वो क्रिमिनल है, चाहे वो छोटा ही क्राइम क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग क्या करते हो, ट्रैफिक सिग्नल्स की वॉयलेशन करते हो, आपने क्राइम किया है, ठीक है, आपने क्राइम किया है। लेकिन प्रोफेशनल क्रिमिनल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी ये असैसिनेशन ग्रुप्स होते हैं, यानी किसी का मर्डर करना, हम लोग पैसे देते हैं, पैसे दे के किसी का मर्डर करवाते हैं, वो बड़े प्रोफेशनली, बड़े स्किल्ड तरीके से, बड़े एक्सपीरियंस्ड वे से मर्डर अटेम्प्ट करते हैं। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल होना। प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं ना, ये क्राइम को रोजगार की तरह करते हैं, ये इससे पैसा कमाते हैं, इनका रोजगार ही क्राइम है। That is a person who depends upon criminal activities for at least a substantial portion of his or her income and who has developed special related skills. यानी प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपना रोजगार चलाने के लिए क्राइम को अडॉप्ट करते हैं, और फिर अडॉप्ट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इसमें इतनी महारत हासिल कर लेते हैं कि वो बड़े प्रोफेशनल हो जाते हैं। और आपको तो पता है ना कि जो बंदा अपनी जॉब में जितना प्रोफेशनल है, उसकी डिमांड उतनी बढ़ जाती है और उतने ज्यादा उसको पैसे मिलते हैं। ऐसा ही है ना, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर लगा लो, एक उस्ताद है, उसको पढ़ाते हुए 4 साल हो गए, उसको उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। एक उस्ताद है, उसको पढ़ाते हुए 24 साल हो गए, उसको उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। इसी तरह प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं, इनका एक अपना सर्कल होता है, ये बड़े फेमस होते हैं अपने सर्कल के अंदर। सारे क्रिमिनल्स जो है ना,
वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को अपना बॉस मानते हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। और सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है ना पैसों के मामले में, वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की होती है, क्योंकि इनको पकड़ना इतना आसान काम नहीं होता है। इनका एक प्रॉपर चैनल होता है। इनकी गर्दन पे हाथ आप इतनी जल्दी डाल ही नहीं सकते हो। एक बहुत लंबे चैनल से गुजर के आपको इन तक पहुंचना पड़ता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इम्पॉसिबल होता है। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स आर दोस्त who have adopted crime as their profession। ये पेट डेफिनेशन है आपके सामने कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स वो लोग होते हैं जो क्राइम को अडॉप्ट करते हैं एक प्रोफेशन की तरह। एंड टू देम क्राइम इज देयर फुल टाइम जॉब। और ये क्राइम को जुर्म की तरह नहीं, एक जॉब की तरह करते हैं एंड सोर्स ऑफ इनकम की तरह करते हैं। ऊपर मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, नीचे आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन आ गई जो आपने मार्केट से कोट करनी है। ठीक है कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हमेशा वो क्रिमिनल्स होते हैं बेटा जो क्राइम को एक जॉब की तरह लेते हैं और उसको वक्त के साथ साथ ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा स्किल्ड बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। जितना प्रोफेशनली और स्मूथली अपना क्राइम को कमिट करेंगे, उतनी ज्यादा वक्त के साथ साथ इनकी डिमांड बढ़ जाएगी और इनको उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। They use different skills and techniques for committing crimes। ये क्या करते हैं बच्चे, मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं और खुद बड़े स्किल्ड होते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया कि बेसिकली प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते क्या हैं? चैट बॉक्स में बताओ मुझे। नॉर्मल जो क्रिमिनल्स हैं उन सब से हट के प्रोफेशनल क्रिमिनल्स क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया क्या? गुड उजैर, वेरी गुड, वेरी गुड सुनील हुसैन, जाहिद, वेरी गुड। चले बच्चों, मुझे क्लियर है, आपको समझ में आ गया। बाकी क्रिमिनल्स को हम प्रोफेशनल क्यों नहीं कहते? एक चोर है, ठीक है, वो आदत से मजबूर है, ठीक है, वो आदत से मजबूर है। बैग में से किसी के पैसे निकाल लिए, फिर जरा उसका वो हेजिटेशन खत्म होती है, दो तीन लड़कों के साथ मिला, मोटर बाइक पे गया, गन पॉइंट की किसी के ऊपर, मोबाइल छीन लिया। लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं होता। वो प्रोफेशनल इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके दिल में अभी भी डर होता है। एक प्रोफेशनल क्रिमिनल कभी भी किसी को गोली नहीं मारता, मेरी बात याद रखना। जो प्रोफेशनल चोरी करने वाला होगा ना, वो कभी गोली नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उस गोली मारने की वजह से वो फंस सकता है। वो खुद को इतना स्किल्ड करेगा, इतना स्किलफुल होकर चोरी करेगा कि कोई उसे पकड़ ही नहीं सकता। वो पूरा प्लान करेगा, यार मैंने ऐसे जाना है, मैंने ऐसे डराना है, मैंने ऐसे वहां से पैसे निकाल। सॉरी। वो जो एटीएम रॉबर्स होते हैं, इस तरह के काम, ये लोग पकड़े नहीं जाते। यही फर्क है इनमें और दूसरे क्रिमिनल्स में। और जो बड़े लोग होते हैं जो क्राइम करवाते हैं पैसे दे के, वो हमेशा प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को ही अप्रोच करते हैं। दीज टाइप ऑफ क्रिमिनल्स आर प्रोफेशनल। ये पूरी तरह से प्रोफेशनल होते हैं। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है या यंग लड़का है, वो इनके सर्कल में आ जाता है, कहता है मैंने भी अडॉप्ट करना है क्राइम्स को। तो फिर जो इनका सबसे बड़ा लीडर होगा ना, या जो सबसे बड़ा प्रोफेशनल क्रिमिनल होगा, जो उनका ग्रुप होगा, वो उस लड़के को पहले ट्रेनिंग देंगे साल 2 साल की, उससे छोटे छोटे क्राइम्स करवाएंगे। फिर वो जैसे और कॉन्फिडेंट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, फिर उसके साथ जाते हैं क्राइम्स करने, उसको असिस्ट करते हैं। पूरा साल 2 साल की ट्रेनिंग दे के, उसको सिखा के, प्रॉपर ट्रेन करके, फिर उसको प्रोफेशनल क्रिमिनल बनाते हैं, फिर उसको अकेला भेजते हैं। इस तरह से ये काम करते हैं। एंड दे अर्न देयर इनकम थ्रू सच एक्ट्स दैट आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और ये उससे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं वो काम करके जिनको लॉ प्रोहिबिट करता है। दे आर ट्रेन्ड एंड स्किल्ड। सबसे पहली बात ये कि ट्रेन्ड होते हैं और स्किल्ड होते हैं। कोई भी मुंह उठा के प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं बन जाता। कोई भी अकेला आदमी प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होता। प्रोफेशनल क्रिमिनल हमेशा वो होगा जो एक प्रॉपर प्रोफेशनल ग्रुप और चैनल से ताल्लुक रखता है। दे ऑप्ट क्राइम एज अ प्रोफेशन। ये प्रोफेशन की तरह उसको ऑप्ट करते हैं और हर इंसान अपने प्रोफेशन को पॉलिश करने की कोशिश करता है ताकि उसको ऑब्वियसली बेटा पैसे ज्यादा मिले, उसकी तनख्वाह ज्यादा हो, उसकी सैलरी ज्यादा हो, उसकी डिमांड ज्यादा हो। लोग उसी की फील्ड में से बाकियों को चूज करने की बजाय उसको चूज करें।
दे लर्न टेक्निक्स, वो प्रॉपर टेक्निक सीखते हैं एंड मेक देमसेल्व्स स्किल्ड टू एंजॉय अ हाई स्टेटस अमंग देयर सर्कल। जितना भी क्रिमिनल्स का सर्कल है ना, उनमें से सबसे ज्यादा हाई स्टेटस और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल जो क्रिमिनल्स है ना, वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। यानी जितने क्रिमिनल्स हैं वो भी इनको मानते हैं, उनके लिए भी ये बड़े हाई स्टेटस के लोग हैं, हाई क्लास लोग हैं। द मोर दे आर स्किल्ड द मोर दे गेट पेड, ये सबसे बड़ी बात है इनके लिए। जितने ज्यादा ये स्किल्ड, उतना ज्यादा इनको पे किया जाता है। और जितने बड़े बड़े बिजनेस टैकून्स होते हैं ना, जो क्या करते हैं, अपने इस तरह के काम करवाते हैं टारगेट किलिंग्स वाले, वो हमेशा ज्यादा पॉलिश क्रिमिनल्स के पास जाते हैं। जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं उनमें से भी ज्यादा स्किल्ड के पास जाते हैं, ज्यादा पॉलिश्ड के पास जाते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड के पास जाते हैं। और जितना एक्सपीरियंस क्रिमिनल, उतनी ज्यादा वो डिमांड करेगा, बेटा ये मत करो, वो करोड़ भी मांगेगा तो ये अथॉरिटीज उसको करोड़ भी पे करेंगी कि लो तुम करोड़ों लो, हमारा काम कर। फॉर एग्जाम्पल a professional killer kills people for the sake of money। ठीक है, अब ओरिजिन देखते हैं, ये जो टर्म है प्रोफेशनल क्रिमिनल, ये निकली कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। The concept of professional criminals are developed primarily in the US। ये यूएस से निकला हुआ है। During the later half of 20th century, 20th century का जो सेकंड हाफ है रहा है ना, उसमें इन क्रिमिनल्स ने अपनी जड़ पकड़नी शुरू की थी। जो बड़े बड़े माफियाज है ना, जो अंडरवर्ल्ड के डॉन्स हैं, उन्होंने वहां पर अपनी परवरिश पाई। ये बड़ी बड़ी हाई बिजनेस क्लास थी। ये पता है माफियाज कैसे बने? अमीर तरीन तबका, बहुत अमीर तरीन तबका, जिन्होंने बिजनेस से बड़ा कमाया, बहुत ज्यादा कमाया, बिजनेस टाइकून्स बने, रिच पर्सन बने। 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के लोग, उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक अंडरग्राउंड माफिया बनाना शुरू किया यूएस में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करने लगे, जो दूसरे बिजनेस टाइकून्स थे ना, जो इनसे थोड़े से कम थे, ये उनके साथ डीलिंग्स करने लगे कि हम तुम्हें हमारे लेवल तक पहुंचाएंगे। और फिर इनके रास्ते में जो जो आता था ना, ये उसको टारगेट करके मार देते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लॉ एजेंसी आ जाती है, कोई भी पुलिस ऑफिसर आ जाता है, कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेटर आ जाता है, तो ये बड़ा प्रोफेशनली प्लान करके ना उसको मार देते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इसको भी अपना प्रोफेशन बना लिया, और ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स बन गए। इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इवन अगर इनमें से कोई पकड़ा भी जाता है ना, तो भी जरूरत नहीं होती है कि उसको भी बंदा कोई टॉर्चर कर ले, क्योंकि ये कोई एक बंदा तो होता ही नहीं है, ये पूरा एक ग्रुप है, पूरा एक स्किल्ड ग्रुप है। इनको हाथ डालना कोई आसान काम है ही नहीं। दे आर स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राइम, ये किसी खास किस्म के क्राइम में प्रोफेशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम करते हैं बीएससी, जोलॉजी में की, बॉटनी में की, केमिस्ट्री में की, फॉर एग्जाम्पल। अब हमने 3 फील्ड्स पढ़ी हैं, लेकिन जब हम लोग एमएससी करते हैं तो इन 3 में से किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में करते हैं। जोलॉजिस्ट बनते हैं या बोटेनिस्ट बनते हैं। अब बॉटनिस्ट बने, जोलॉजिस्ट बने, जो भी बने, हमने एक खास फील्ड चूज की है ना। इसी तरह प्रोफेशनल क्रिमिनल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टारगेट किलिंग करने वाले अलग होते हैं, बैंक रॉबरी करने वाले अलग होते हैं, स्मगलिंग करने वाले अलग होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले अलग होते हैं। ये इन डिफरेंट टाइप्स में प्रोफेशनली स्किल्ड होते हैं। इन्होंने स्किल्स एक खास किस्म, पर्टिकुलर एक खास किस्म के क्राइम की सीखी होती हैं। कई कई साल ये इसके लिए ट्रेंड होते रहते हैं, उसे खास किस्म के क्राइम के लिए। उस सर्कल में घुसते हैं, अपना एक सर्कल बनाते हैं, अपना एक नाम बनाते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज मैं क्या रिकमेंड करती हूँ बेटा, ये मैं क्लासेस में आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अव्वल तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, जितने बच्चे मुझसे पहले पढ़े उन्हें पता है कि मैं खुद ही सारे रिसोर्सेज उन्हें दे देती हूँ ना, पीडीएफ फॉर्म, उन्हें खुद कुछ सर्च करना ही ना पड़े, पकी पकाई खीर देती हूँ हमेशा। और साथ सेल्फ राइटिंग करना सिखाती हूँ आपको, आइडियाज, रिसोर्सेज सब कुछ मैं दे देती हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मैं दे देती हूँ। और ये आपका जो है ऑप्शनल, ये बड़ी हद है 1 महीने में खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, क्लासेस हम नमाज टाइम निकाल के ना बेटा
फिर ये क्या करेंगे, हम नमाज के टाइम का खास ख्याल रखेंगे, कमर आपने परेशान नहीं होना, मैंने भी नमाज पढ़नी होती है, तो हम नमाज का टाइम देख लेंगे। आज बस डेमो है, आज मेरा बेटा मैनेज कर लो किसी तरह से, क्लास का जो टाइम होगा वो नमाज के टाइम से अलग ही होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा मेरा बच्चा, हम आगे चलते हैं, मैं बस इसे वाइंड अप करती हूँ, परेशान नहीं होना। हाँ, एडविन सुथरलैंड, बेटा क्रिमिनोलॉजी जब आपने पढ़नी है ना, तो ये नाम तो आपने घोल के पी जाना है, ये बाप है क्रिमिनोलॉजी का, ही इज द फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसने जिस तरह से क्रिमिनोलॉजी को स्टडी किया है ना, शायद ही किसी ने किया, और इसका एक अपना नाम है क्रिमिनोलॉजी में। अब जब ऐसे नाम आप पेपर में ऐड करते हो, मतलब अगर कोई भी बच्चा नॉर्मली पेपर अटेम्प्ट कर रहा हो, वो डेफिनेशन लिखेगा, एग्जाम्पल लिखेगा, सीधा आ जाएगा टाइप्स के ऊपर। कोई भी एडविन सुदरलैंड के जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी तरफ आने की कोशिश ही नहीं करेगा, उसको बेतुके लगेंगे। लेकिन अगर किसी भी एक पेपर में एग्जामिनर को ये नजर आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली दैट पेपर इज वर्दी फॉर हिम। उसको लगेगा कि नहीं यार, इसने वाकई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को इतनी डिटेल में पढ़ा है कि इसको ये भी पता है कि एडविन सुथरलैंड ने प्रोफेशनल क्रिमिनल्स खास कर दिया है, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के लिए उसने स्पेसिफिकली 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। ये आपको किसी क्रिमिनोलॉजी की बुक में नहीं मिलेगा, कि मैंने बहुत बुक से पढ़ के निकाला है, डिफरेंट रिसोर्सेज से पढ़ के निकाला है। एक सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसने बताया है रेगुलरिटी, जो बाकी क्रिमिनल्स में नहीं होती। रेगुलरिटी इनका एसेंस है, दे कमिट क्राइम ऑन डे टू डे बेसिस विद रेगुलरिटी टू गेट मोर एक्सपीरियंस। ये डे टू डे अपना क्राइम कमिट करते हैं अपने ग्रुप मेट्स के साथ, अपनी टीम के साथ, ताकि पहले तो इनकी हेजिटेशन खत्म हो, आहिस्ता आहिस्ता इनको एक्सपीरियंस आता जाए। रेगुलरिटी एसेंस है प्रोफेशनल होने के लिए। क्लियर है? 6 खसूसियात में से पहली क्या है? रेगुलरिटी, यानी कंसिस्टेंसी होती है इनके अंदर, कंटिन्यूटी होती है इनके अंदर, ये कभी भी छोड़ते नहीं है अपनी रूटीन को, प्रॉपर रूटीन के साथ काम करते हैं, डे टू डे अपना क्राइम को कमिट करते हैं, छोटे लेवल पे कमिट करते हैं, ताकि कल को बड़े लेवल पे कमिट करने तक के लिए ये बच्चे ट्रेन हो जाएं। फिर टेक्निकल स्किल्स, एडविन सुथरलैंड कहता है कि जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं ना, इनमें खास बात दूसरी ये होती है कि ये अपने अंदर बड़े टेक्निकल स्किल्स डेवलप करते हैं, जो बाकी क्रिमिनल्स नहीं करते। ना हैबिचुअल क्रिमिनल्स करते हैं, ना ओकेजनल क्रिमिनल्स करते हैं, ना कोई और क्रिमिनल करेगा ऐसा। सिर्फ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स अपने आप को प्रॉपरली स्किल्ड करते हैं, क्योंकि उन्होंने छोटे लेवल पे तो क्राइम करना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो पॉलिटिशियंस के मर्डर्स होते हैं, जैसे बेनजीर की टारगेट किलिंग हो गई, वो जापान के जो रिसेंटली हुआ था, जापान का जो पीएम था उसकी टारगेट किलिंग हुई थी। अब ये कोई छोटा हाथ तो है नहीं जो मुंह उठा के कोई भी जाके मर्डर करने चला गया। तो एक टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। पहले तो रेगुलरिटी आए कि इतना बेखौफ हो जाए वो बंदा, इस कदर बेखौफ हो जाए कि खौफ नाम की चीज ही ना रहे उसमें, और उसको एक्सपीरियंस भी आ जाए। फिर टेक्निकल स्किल, दे यूज कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स, आसान नहीं, सिंपल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स यूज करते हैं टू कमिट अ क्राइम, सो नो वन कैन इजीली आइडेंटिफाई देम। जितना कॉम्प्लिकेटेड इनका वे ऑफ कमिटिंग क्राइम होगा, उतना ज्यादा मुश्किल होगा इनको आइडेंटिफाई करना, इनको पकड़ना, इन तक पहुंचना। और उस एक क्राइम को कमिट करने के लिए दे पॉलिश देयर स्किल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गलती से इधर मैंने क्राइम लिख दिया है, सॉरी। एक बड़े लंबे अरसे तक ये फिर अपने आप को स्किल्ड करते रहते हैं, महारत हासिल करते रहते हैं। अपने जो बड़े होते हैं ना, बड़े क्रिमिनल्स, प्रोफेशनल जो होते हैं ज्यादा, उनके अंडर ये सीखते रहते हैं लंबे अरसे तक कि किस तरह हमने एक चैनल बनाना है, फिर उसको इतना कम्प्लेक्स कर देना है कि कोई बंदा उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करे, यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करे, तो वो और कंफ्यूज होता जाए, बजाय चीजें सॉल्व होने के लिए उसके लिए और ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए उनके लिए चीजें। तीसरा है स्टेटस। हमेशा हर तरह के क्रिमिनल्स में से प्रोफेशनल क्रिमिनल्स का बड़ा हाई स्टेटस होता है, बाकी क्रिमिनल भी इनको सलाम करते हैं, ये उनके भी अब्बे हैं, उनके भी उस्ताद हैं ये। दे हैव अ हाई स्टेटस इन क्रिमिनल वर्ल्ड एंड ऑल अदर क्रिमिनल्स रिस्पेक्ट देम। ये दर्जा किसी और क्रिमिनल को हासिल नहीं है। कहते हैं ना, मंझे हुए क्रिमिनल्स। फिर कंसेंसस,
चौथी खास बात इनके अंदर, कंसेंसस इज द शेयरिंग ऑफ कॉमन वैल्यूज एंड कॉमन बिलीव्स। अब ये क्रिमिनल्स में कहां से आ गए जी कॉमन वैल्यूज और कॉमन बिलीव्स? काम कोई भी हो उसकी अपनी वैल्यूज होती है, और बड़ा फेमस है, कहते हैं ना, गंदा है पर धंधा है, और हर धंधे का कोई ना कोई उसूल होता है। कोई भी काम बेटा बगैर उसूल के होता ही नहीं। These criminals share common attitude, values और belief with other criminal। अच्छा, इन criminals में एक बात होती है कि ये हमेशा वैल्यू करते हैं एक दूसरे को, शेयर करते हैं अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ, ताकि अगर कोई भी अथॉरिटी किसी एक क्रिमिनल पे हाथ मारे तो बाकी 10 क्रिमिनल उसके बैकअप के लिए खड़े हों। अक्सर कभी देखा होगा, ये पीछे बड़ा फेमस हुआ था वो जो बच्चे अगवा करने वाला ग्रुप था। अगवा कर लेते थे, पुलिस पकड़ भी लेती थी, तो फिर भी 2 दिन के बाद जेल से रिहा, पता ही नहीं चलता था वो बंदा गया तो गया कहाँ। इसे कहते हैं कॉन्सेंसस होना, आपस में इतना अच्छा बॉन्डेज होना कि एक को अगर नुकसान पहुंचने लगा है तो बाकी सारा जो है ना, जितना भी ग्रुप है, जितने भी लोग हैं, जितना भी उस तरह के लोग हैं, वो उसके बैकअप के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन, दे वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। प्रोफेशनल कभी भी अकेला काम ही नहीं करता, ये एक बंदा क्राइम ही नहीं करता, एक पूरा एक इदारा क्राइम कर रहा होता है, पूरा एक इदारा। चैनल्स प्लान कर रहे होते हैं, हर चैनल को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग क्रिमिनल वहां पे खड़े होते हैं, तब जाके प्रोफेशनली क्राइम कमिट होता है। सॉरी बच्चों, जरा ना मेरा गला खराब है। असिस्ट ईच अदर इन कमिटिंग अ क्राइम, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे की हेल्प करती है क्राइम को कमिट करने में। शेयर प्लान विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ प्लान करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। अच्छा, वो तुम लोगों ने सबने वो सीजन देखा मनी हाइस्ट, बड़ा फेमस हुआ था मनी हाइस्ट, वो जिसमें प्रोफेसर बैंक लूटता है, तो वो होते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। आप समझ में किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, प्लान करते हैं हमने किस किस तरह से क्राइम करना है, एक प्रॉपर। यानी इन्होंने जब क्राइम कमिट करना होता है ना प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ने, तो ये कोई 3 से 4 महीने बैठ के ना उसको प्लान करते हैं कि अच्छा भाई उस दिन फलाने फलाने टाइम पे फलाने फलाने बंदे तुमने ये करना है। बाकी जो टाइप्स है क्राइम्स की उनमें ये सब नहीं होता, हरगिज नहीं होता। ये वाहद ऐसी टाइप है जिनमें ये लोग ऐसा करते हैं, अपना पहले से ही बैकअप तैयार करके रखते हैं। हाँ, वो भी कि अच्छा अगर हम में से कोई फंस गया तो फिर प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। ये होता है प्रोफेशनल तरीका। जो मर्जी कर ले लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज, आपको पकड़ ही ना पाए, पकड़ भी ले तो छोड़ने पे मजबूर हो जाए। ये होता है प्रोफेशनल क्रिमिनल। सेव ईच अदर, एक दूसरे को बचाते हैं, गाइड ईच अदर, वर्क लाइक अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। फिर differential association, it means the impact of one group or organization on the other, they learn the skills by interaction। for example, दो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, दोनों में से एक काम बड़ा अच्छा करती है, दूसरे में स्किल्स कम है, तो जो अच्छा काम करती है ना, वो जिनमें स्किल्स कम है उन्हें भी अपने साथ मिलाएंगे, एसोसिएशन बनाएंगे। एक तो इनका ग्रुप बड़ा हो जाएगा, दूसरा जो स्किल्ड नहीं है वो स्किल्ड सीख जाएंगे, और तीसरा ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इनकी जड़ें और मजबूत हो जाएंगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ समझ ना आया हो? क्लियर है बच्चों को सब? शाबाश, ठीक है फायका। परेशान नहीं होना, हम चीजों को बड़ा आसान लेके चलेंगे। डेटा आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। आपने क्या करना है, हर हफ्ते के हफ्ते अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करके मुझे एक सवाल लिख के दिखाना करना है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, ताकि पेपर तक आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ इंशाल्लाह। ये सेशन जब आप करके निकलोगे ना बेटा, क्रिमिनोलॉजी आपको आती होगी, आपने कहना क्रिमिनोलॉजी ठीक है यार, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी कोई टेंशन नहीं, अगला पेपर देखो इंशाल्लाह। आपकी नोट्स मेकिंग हुई होगी, डेटा आपके पास होगा, आपने जितना छानना है, न्यूज़पेपर्स आपको नहीं छानने पड़ने, डिफरेंट सर्वेज आपको नहीं पढ़ने पड़ने,
डिफरेंट वेबसाइट्स आपको नहीं देखनी पड़नी, वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा, वो मेरा काम है। अब आते हैं टाइप्स के ऊपर। सबसे पहली टाइप, आज हम बस पांच डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेमो है तो बस हम लोग मेन मेन चीजें देखते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अब टाइप्स की बात करते हैं बच्चे। पहले आ गया ड्रग माफिया, टाइप 1 ड्रग माफिया, ये जो सिर्फ ड्रग्स से रिलेटेड होते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, दे आर प्रोफेशनल ड्रग स्मगलर्स, ठीक है। अब इनकी टाइप्स होती हैं, आप ये नहीं देखोगे कि ड्रग माफिया के जो लोग हैं भाई वो बैंक में चोरी कर रहे हैं, या जो प्रोफेशनल बैंक रॉबर्स हैं वो ड्रग बेच रहे हैं, या जो प्रोफेशनल टारगेट किलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, वो कोई ड्रग बेच रहे हैं, ये नहीं होता। ड्रग माफिया मतलब ये 10-10 साल सीखते हैं, ट्रेन करते हैं बच्चों को, नौजवानों को, बड़ों को, बूढ़ों को, हर उम्र के लोग होते हैं इनकी गैंग्स में, हर उम्र के लोग, उनको पूरा ट्रेन करते हैं। आप ये लिख सकते हो, दे हैव ट्रेन्ड स्मगलर्स ऑफ ऑल एजेस। हर चीज लिखो, ऐड करो इसमें, आप लिख सकते हो हर चीज। हर तरह के लोग होते हैं इनके पास, और ये कई कई साल सिर्फ ड्रग्स को स्मगल करने की ट्रेनिंग लेते हैं। यानी कोई भी स्पेसिफिक एक प्रोफेशन में ही प्रोफेशनल क्रिमिनल बनता है। जिस तरह हम एक ही सब्जेक्ट में एमए करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, और फिर उसमें पीएचडी डॉक्टर बन जाते हैं, उस सब्जेक्ट के अब्बे बन जाते हैं, ऐसे ही होता है ना, अम्मा अब्बा बन जाते हैं। इसी तरह ये एक ही क्राइम के अम्मा अब्बा होते हैं, और ऐसे अम्मा अब्बा होते हैं ना, इनको इनका अब्बा भी हाथ नहीं डाल सकता। They smuggle drugs from one country to another through a proper channel and teamwork. एक बड़ी अच्छी टीम बना के, बड़ा अच्छा चैनल बना के। और ये जो माफिया होता है ना, जब हम माफिया की बात कर देते हैं तो ये कंट्री नहीं है बेटा, इनके राबते पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में एक दूसरे से लिंक्ड है। पूरी दुनिया में जितने माफियाज ड्रग को स्मगल करते हैं, ये आपस में भाई बहन समझ लो, इनको रिश्तेदार समझ लो। Clear है? There is an annual flow of up to 450 tons of heroin into global heroin market. Annual flow हर साल पता है कितना होता है? 450 टन का ग्लोबल हीरोइन मार्केट में। ये वो है जो अभी रिकग्नाइज्ड है, अभी तो इतना है जो पकड़ा ही नहीं जाता किसी से। अब आपने हेडिंग दे दी ड्रग माफिया की, ये सारा कुछ लिख लिया। अब आपका पेपर बाकी बच्चों के पेपर से कैसे डिफरेंट होगा? अब ऐसे डिफरेंट होगा, फैक्ट एंड फिगर ऐड करके। अब आप उठाओगे अपनी मार्कर, ब्लैक मार्कर, और उससे लाइन लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स, यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स, प्रॉपर हवाला दे दिया आपने अपने एग्जामिनर को। आप मुंह उठा के फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दे रहे हो। इसकी 2021 की रिपोर्ट है। यहाँ पे मार्कर छोड़ दिया, आगे पेन से अपना फिर लिखा कि वर्ल्ड हीरोइन कंजम्पशन कितनी लोग कंज्यूम करते हैं, वो 340 टन है, जो अभी बस रिपोर्टेड है। माफिया को जितना अभी तक रिपोर्ट किया गया है, उतनी रिपोर्टिंग में 340 टन तो अभी कंज्यूम होती है बस। और 380 टन जो हीरोइन है ना, इज प्रोड्यूस फ्रॉम अफगानिस्तान ओपियम ओनली, सिर्फ अफगानिस्तान में प्रोड्यूस होती है। आपने प्रॉपर उसको फैक्ट्स प्लस फिगर्स दे दिया, साथ ही आपकी जो ये हेडिंग है बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। ड्रग माफिया पे लिखे 2-3 पैराग्राफ अच्छे से, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया, और जब हम लोग लिखा करेंगे ना सवालों को, तो हमारे पास नोट्स बन जाएंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस भी आ जाएंगे, एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स भी आ जाएंगे, और फिर हमने ऐड करने अपने फैक्ट्स एंड फिगर रिपोर्ट समेत, और हमने मेंशन करना है कि किसकी रिपोर्ट के मुताबिक। फिर इस तरह से बच्चे हमको मिलते हैं मार्क्स क्रिमिनोलॉजी में, द बेस्टेस्ट वे टू गेन मार्क्स। ड्रग माफिया समझ में आ गया? यहाँ तक कोई सवाल? मेरे बच्चों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? ओके बच्चा, अभी देखो प्रोफेशनल असैसिनेशन, वो जो क्या करते हैं, टारगेट किलिंग्स करते हैं। पीपल हायर देम फॉर किलिंग देयर एनिमीज।
लोग इनको हायर करते हैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए। दे डू इट थ्रू अ प्रॉपर प्लानिंग मैकेनिज्म एंड चैनल। पॉलिटिशियंस आर आल्सो किल्ड बाय देम थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। पॉलिटिशियंस भी इन्हीं के हाथों मारे जाते हैं प्रॉपर प्लानिंग के तहत। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोफेशनल असैसिनेटर्स या प्रोफेशनल टारगेट किलर्स। ठीक है ना, अब मुंह चुप के कोई एवं ही बंदा तो नहीं ना मार देगा किसी को। Such as the assassination of PM of Japan in 2020 during his speech for getting votes. अब इसमें हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स डालेंगे। द ग्लोबल असैसिनेशन मॉनिटर, जो ग्लोबल असैसिनेशन मॉनिटर है ना, इंक्लूड्स मोर देन 2700 cases of assassination reported in the media done by professional criminals. मीडिया ने रिपोर्ट किया है, जो ग्लोबल असैसिनेशन मॉनिटर ये मॉनिटर करता है कि ग्लोबली कितनी असैसिनेशन जो हुई हैं वो प्रोफेशनली हुई, जिनको पकड़ नहीं पाए अभी तक। तो 2700 प्रोफेशनल केसेस हैं अभी तक जो सॉल्व ही नहीं हुए, ग्लोबली सॉल्व ही नहीं हुए। अमेरिका और जितने भी सुपर पावर्स हैं वो भी अभी तक उनको नहीं पकड़ पाए, सॉल्व ही नहीं कर पाए। इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग भी नहीं पकड़ पाई, कोई नहीं पकड़ पाया। इसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। दुनिया मर जाए लेकिन आपको पकड़ ना पाए। ये बेस्ट एग्जांपल है, आप इसमें कोट कर सकते हो। रिसेंट है कि फॉर्मर पीएम है ये जापान का, शिंजो एबे इसका नाम है, वाज शूट डेड, शिट लिखा गया, आई एम सॉरी, वाज शूट डेड बाय देम, यानी टारगेट किलर्स ने उसको मारा था इन जापान। ठीक है, और ये पीछे मैंने मेंशन कर दिया कब, 2020 में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तीसरी बड़ी प्रोफेशनल ब्रांच है क्राइम की। It is illegal transportation of people from one country to another in order to do labor or for sexual exploitation. ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पता क्या होती है? अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास ना इंस्टाग्राम पे या कोई ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जॉब के अप्लाई करने के लिए फॉर्म्स होते हैं कि आप दुबई आ जाओ, आपको बैंक में जॉब मिलेगी, ये है वो है। इंटरव्यू लेते हैं प्रॉपर चैनल के तहत, आपका पूरा टेस्ट लेते हैं, आपका वो वीडियो इंटरव्यू लेते हैं, बंदे को पूरा यकीन हो जाता है हाँ यार ये प्रॉपर चैनल है। लेकिन जब आप वहां जाते हो तो आपको पता लगता है कि आपके साथ तो धोखा हो गया है। फिर वो क्या करते हैं, आपको नहीं, सॉरी मतलब माफ करें, उन लोगों को बेच देते हैं और फिर उनके पैसे लेते हैं, लड़कियों को बेच देते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन लेते हैं और फिर पर पर्सन उनको पैसे मिलते हैं। लड़कों को बेच देते हैं, लेबर फोर्स लेबर करवाते हैं उनसे और पर मंथ वहां से अच्छे खासे डॉलर्स लेते हैं। ये बड़ा ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा काम है, ये बड़े प्रोफेशनल है और इनको कोई पकड़ भी नहीं पाता। दे सेल दीज पीपल फॉर मनी, ये लोगों को, ये इंसानों को बेच देते हैं पैसों के लिए। ये पीछे जो बड़ा फेमस हुआ था, जो ऑर्गन्स निकाल के बेच देते हैं, ये भी तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, वो ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग थी। बंदा पकड़ा, उसको खाली जगह ले गए, अपने अड्डे पे ले गए, काटा, ऑर्गन्स निकाले, बंदा उधर ही फेंक दिया खाली करके और ऑर्गन्स उसके बेच दिए। और सबसे ज्यादा पैसा जो है ना इस क्राइम में है। प्रोफेशनल क्राइम्स की जितनी भी टाइप्स है ना बेटा, उसमें सबसे ज्यादा पैसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में है और किसी में नहीं, ना टारगेट किलिंग में, ना ड्रग स्मगलिंग में। सबसे ज्यादा पैसा ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। और जो सबसे फजूल और चावे टाइप लोग होते हैं ना, जिन्हें देख के लगता है कि ये मक्खी भी नहीं मार सकते, वो लोग ऐसे काम करते हैं और उन्हीं को ही इनके लिए स्किल किया जाता है, जिनकी शक्लें देख के ही शक ना हो कि ये इतने जोगे भी हैं कि नहीं। ट्रैफिकिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन दैट इंक्लूड नीदर गर्ल्स नॉर मैन। अब ना तो लड़कियां ना आदमी, दोनों ना हो तो तीसरी टाइप क्या होती है, बच्चे स्मगल करते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। सिटी टू सिटी स्मगल कर देंगे या कंट्री टू कंट्री भी स्मगल कर देते हैं। अब इसमें फैक्ट एंड फिगर आप ऐड करोगे, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ड्रग एंड क्राइम, अ ट्रैफिकिंग रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। इन्होंने एक ट्रैफिकिंग रिपोर्ट रिसेंटली बनाई है बाय गैदरिंग द डाटा फ्रॉम 155 कंट्रीज। 155 कंट्रीज को प्रॉपरली स्टडी करके इन्होंने रिपोर्ट बनाई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर और उसके अकॉर्डिंग 79% जो है ना
ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए होती है। हाँ, बस मैं कर देने लगी हूँ। 79% सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, 18% बस फोर्स लेबर के लिए और 20% जो है फोर्स बेगिंग के लिए होती है। आप किडनैपिंग की तरफ आ जाओ, इट इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल क्राइम, दे आर पेड एंड वर्क थ्रू अ प्रॉपर चैनल एंड प्लानिंग। मैं आपसे अपने नोट्स भी शेयर करूंगी जब हम लोग पढ़ा करेंगे ना, ठीक है। अब हमें पता है किडनैपिंग करना कोई आसान काम तो नहीं, किडनैपिंग माफिया भी है पूरा। बत्ताखोर जो होते हैं वो किडनैपिंग माफिया भी होते हैं एक टाइप का, अगवा कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं भाई, पैसे डिमांड करते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स देखो इसके, रिपोर्ट बाय असद मलिक। असद मलिक की एक बड़ी फेमस रिपोर्ट हुई थी ये 2022 में, पब्लिश्ड इन डॉन, डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी 2022 में फरवरी के महीने में। रिवील्ड दैट, इस रिपोर्ट में इसने वाजा रिपोर्ट प्रूव की थी, रिवील किया था इस चीज को कि 550 लोग अभी तक ऐसे हैं जिनको इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने कहा है कि बरामद कराओ, लेकिन उनका अभी तक पता ही नहीं चला और वो अगवा हुआ है, पता नहीं कहाँ गए हैं। 550 लोगों को बरामद करवाने का इश्यूएंस लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है, लेकिन वो अभी तक बरामद ही नहीं हुए। 2022 से अभी तक वो बरामद ही नहीं हुए। तो खुद सोच लो कि किडनैपिंग माफिया कितना स्ट्रांग होता है। ये ज्यादातर कराची में इसकी रूट्स बेस्ड होती हैं। बैंक रॉबरी 5वां है, they rob a bank with a proper teamwork and planned a proper scheme for robbing a bank, they all are professional and skilled। ठीक है, बैंक रॉबरी करते हैं, हमें पता है, वही मनी हाइस्ट वाली एग्जांपल है कि किस तरह से चोरी करना बैंक में आसान काम नहीं है। कई कई महीने इसके लिए प्लानिंग की जाती है, तब जाके प्रोफेशनली वो प्लान एग्जीक्यूट होता है। चलो आप लोगों के कहने पे बेटा यहाँ पे क्लास को एंड कर रहे हैं, ठीक है।